भारत में शादी ब्याह की बात करें तो एक प्रथा है दहेज की। और इसी को खत्म करने के लिए 1961 में एक बहुत सख्त कानून बनाया गया था, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो आज हम इसी कानून को परत दर परत समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। सोचिए जरा, शादी में दिया गया एक तोहफा कब तोहफा न रहकर एक क्राइम बन जाता है। वो कौन सी लकीर है जिसे पार करते ही ये एक गंभीर अपराध हो जाता है। बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये कानून बनाया गया था। देखिए, इस कानून का मकसद एकदम साफ था। 1961 का ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये समाज को बदलने की एक कोशिश थी। इसका एक ही लक्ष्य था, दहेज की सामाजिक बुराई को सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि उसे क्रिमिनल एक्ट बनाकर सख्त सजा के जरिए जड़ से खत्म करना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक ऐसी परंपरा के खिलाफ कानून बनाने की नौबत ही क्यों आई। इस कानून का सफर शुरू हुआ 1961 में। 20 मई को इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली और 1 जुलाई से ये पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन देखिए, कानून भी वक्त के साथ बदलते हैं। तो 1986 में इसमें एक बहुत ज़रूरी बदलाव किया गया। एक नया सेक्शन 4A जोड़ा गया। ये क्यों ज़रूरी था, इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। कानून की नज़र में आखिर दहेज है क्या? चलिए इस अपराध की परिभाषा को ही समझते हैं। कानून का जो सेक्शन 2 है ना, वो दहेज को बहुत साफ साफ डिफाइन करता है। और इसके हिसाब से दहेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। नहीं, ये कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती चीज़ हो सकती है जो शादी के सिलसिले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी गई हो, या फिर देने का वादा भी किया गया हो, तो भी वो दहेज ही माना जाएगा। और हाँ, ये लेन देन किसी भी रूप में हो सकता है। कैश हो सकता है, कोई ज़मीन जायदाद हो सकती है, या फिर कोई भी कीमती चीज़। और ये भी ज़रूरी नहीं कि लेन देन सिर्फ शादी करने वालों के बीच हो, ये उनके माँ बाप या किसी और के जरिए भी हो सकता है। अब इसमें एक शब्द है मूल्यवान प्रतिभूति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा मतलब है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई लीगल राइट बनाता हो, बढ़ाता हो या खत्म करता हो। और पता है इसे क्यों जोड़ा गया? ताकि कोई दहेज को वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी अपनी मर्जी से दिया हुआ तोहफा बोलकर कानून की पकड़ से बच ना सके। तो ठीक है, अगर कोई ये सब करता है, दहेज लेता या देता है, तो उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? चलिए अब जरा इस कानून में जो सजाएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं। अगर कोई दहेज देने या लेने का दोषी पाया जाता है तो कानून बहुत सख्त है। सजा की शुरुआत ही होती है कम से कम 5 साल की जेल से। जी हाँ, 5 साल। ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है और इसकी सजा ये बात साफ कर देती है। और बात सिर्फ जेल पे खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना या फिर दहेज की जितनी भी कीमत थी वो, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो भरना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कानून ने 2 चीज़ों में फ़र्क किया है। अगर कोई सिर्फ दहेज की डिमांड करता है, मांगता है, तो वो भी अपराध है। उसके लिए कम से कम 6 महीने की जेल है। लेकिन अगर दहेज का लेन देन हो जाता है तो सज़ा सीधे कम से कम 5 साल है। मतलब कानून इन दोनों हरकतों को अलग अलग गंभीरता से देखता है। और सुनिए, कानून यहाँ भी नहीं रुकता, वो एक कदम और आगे जाता है। मान लीजिए किसी ने दहेज के लेन देन का कोई एग्रीमेंट बना लिया, तो कानून की नज़र में उस एग्रीमेंट की वैल्यू 0 है, 0। वो पूरी तरह से अवैध है। इतना ही नहीं, अगर कोई शादी के लिए प्रॉपर्टी या पैसे का लालच देकर इश्तिहार देता है, तो वो भी पूरी तरह से बैन है। चलिए अब इस कानून के एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते, और ये इस पूरे मामले में एक बहुत ही सरप्राइजिंग लीगल ट्विस्ट लाता है। यहाँ पर कानून एक बहुत ही कमाल की एक अनोखी बात कहता है। वो एक लीगल फिक्शन तैयार करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने दहेज ले भी लिया तो भी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता। नहीं, कानून की नज़र में वो बस एक ट्रस्टी है, एक रखवाला, जो उस प्रॉपर्टी को महिला की अमानत के तौर पर अपने पास रखे हुए है। असली हक तो महिला का है। और ये अमानत वापस लौटाने के लिए कानून ने बाकायदा टाइमलाइन भी दी है। देखिए, 3 स्थितियां हैं। पहली, अगर दहेज शादी से पहले मिला तो शादी के 3 महीने के अंदर महिला को देना होगा। दूसरी, अगर शादी के वक्त या उसके बाद मिला तो मिलने के 3 महीने के अंदर। और तीसरी, अगर उस वक्त महिला नाबालिग थी तो जैसे ही वो 18 साल की होती है, उसके 3 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर करनी होगी।
तो अब तक हमने ये समझ लिया कि दहेज क्या है और उसकी सज़ा क्या है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कानून असल में ज़मीन पर काम कैसे करता है। इस कानून के तहत जो भी अपराध हैं वो बहुत गंभीर हैं। पहली बात, ये नॉन बेलेबल हैं, मतलब गैर जमानती, यानी आरोपी को बेल मिलना आसान नहीं होता। और दूसरी बात, ये नॉन कंपाउंडेबल हैं। इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां आपस में समझौता करके केस खत्म नहीं कर सकती, मामला कोर्ट में ही सुलझेगा। देखिए, ज्यादातर क्रिमिनल लॉ का एक सीधा साधा उसूल होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए उसे बेगुनाह माना जाता है। लेकिन ये एक्ट इस बुनियादी उसूल को पूरी तरह से पलट देता है। यहाँ पर सबूत का बोझ उलट जाता है। मतलब जिसने आरोप लगाया है उसे कुछ साबित नहीं करना है, बल्कि जिस पर आरोप लगा है उसे ये साबित करना होगा कि वो बेगुनाह है। उसे ये प्रूव करना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से आरोपी पर होती है और ये भारतीय कानून के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और असाधारण कदम है। तो फिर इस कानून को लागू कौन करता है? देखिए, इसके लिए एक पूरा सिस्टम है। केस की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करते हैं। शिकायत कौन कर सकता है? खुद पीड़ित व्यक्ति, उसके माँ बाप या कोई भी मान्यता प्राप्त वेलफेयर संस्था। और राज्य सरकारें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स भी नियुक्त करती हैं, जिनका काम होता है ऐसे अपराधों को रोकना और सबूत इकट्ठा करना। और आखिर में एक लाइन है जो इस कानून की पूरी आत्मा को, उसके मकसद को बयान करती है। दहेज निषेध अधिनियम शादी के वस्तुईकरण के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है। वस्तुईकरण यानी कमोडिफिकेशन, मतलब शादी को एक पवित्र रिश्ता न मानकर एक सौदा समझने की जो सोच है, ये कानून उसी सोच को रोकने के लिए है। तो ये कानूनी के वक्त में एक ढाल भी है और एक तलवार भी, लेकिन जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या सिर्फ एक कानून समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी किसी प्रथा को सच में बदल सकता है?